नमस्कार दोस्तों। 5 अप्रैल 2021 है आज। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ी सी देर हो गई आज वीडियो अपलोड करने में। तो आज के महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं, करंट अफेयर्स के। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस आज के दिन मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को राष्ट्रीय नौसैन्य दिवस, नौसेना की स्थापना के लिए, और 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरी टाइम डे मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर। हर वर्ष 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है ताकि सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए जागरूकता पैदा की जा सके। यह दिन देश के समुद्री क्षेत्र की रक्षा और संरक्षण पर केंद्रित है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस प्रतिवर्ष गुरुवार को सितंबर के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है और भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व समुद्री दिवस भी याद रखिएगा, सितंबर के अंतिम सप्ताह में जो गुरुवार पड़ता है उस गुरुवार को मनाया जाता है, सितंबर के अंतिम सप्ताह में। जैसे पिछली बार 24 सितंबर को पड़ा था, वो विश्व समुद्री दिवस था। अंतर समझिएगा, जब माइंड में अंतर नहीं रहेगा तो गलत हो जाएगा। और भारत में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है भारत का 5 अप्रैल को, उसके पीछे एक कहानी है। पहली बार जो ये राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाना शुरू हुआ 5 अप्रैल 1964 को, एक घटना थी उसकी याद में। वो घटना क्या थी? दरअसल भारत का नौहन का इतिहास दोस्तों वास्तव में 5 अप्रैल 1919 को शुरू हुआ था। यह पहली बार था कि एस लॉयल्टी, जो कि पहला जहाज था, क्या नाम था ये पूछता भी है, SS लॉयल्टी, सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड, जो सबसे बड़ी पहली बड़े पैमाने पर शिपिंग कंपनी थी भारत की, जिसका स्वामित्व पूरी तरह से स्थानीय भारतीय व्यवसायियों के पास था। उन्होंने बम्बई, जिसको अब मुंबई कहते हैं, से यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी। तो ये 5 अप्रैल का दिन ही, इसी की याद में 5 अप्रैल 1964 को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। नामावली हेतु सामंजस्य प्रणाली संकेत HSN कोड, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर कोड, ये एक महत्वपूर्ण कोड है जिसको अगर पूछा जाए कौन सी संस्था जारी करती है तो ये इसका निर्माण किया है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने। जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है उसने इसको जारी किया है। ये भी आ सकता है कि HSN कोड कौन जारी करता है, तो WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व सीमा शुल्क संगठन है, वो इसको जारी करता है। बीते वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से अधिक, ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ से अधिक के जो GST करदाता हैं उनके लिए 6 अंकों वाला HSN कोड अर्थात नामावली है तो सामंजस्य प्रणाली संकेत प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया गया है, और ये 1 अप्रैल 2021 से ये अनिवार्य कर दिया गया है। HS कोड का अर्थ क्या है? तो यह 6 अंकों का पहचान कोड होता है। 6 अंकों के HS कोड में पहले 2 अंक HS खंड, अगले 2 अंक HS शीर्षक तथा बाकी 2 खंड जो हैं HS उप शीर्षक को प्रदर्शित करते हैं। इसे विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विकसित किया गया है। इसे वस्तुओं के लिए सार्वभौमिक आर्थिक भाषा में व्यक्त किया जाता है। यह एक बहुउद्देशीय अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद नामावली है। वर्तमान में इस प्रणाली में लगभग 5000 कमोडिटी समूह शामिल हैं। आवश्यकता और महत्व इसका क्या है? तो इस प्रणाली का उपयोग 200 से अधिक देशों द्वारा अपने सीमा शुल्कों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आंकड़े एकत्रित करने, व्यापार नीतियां बनाने तथा माल की निगरानी के लिए किया जाता है। इससे ये पता चल जाता है ये माल, प्रस्तुत माल किस देश का है, किस कंट्री का है, क्योंकि HSN कोड ये सभी कंट्रीज के लिए अलग होता है। यह प्रणाली सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं के सामंजस्य, जिस तरह से आपका पिन कोड होता है उसी तरीके से यह प्रणाली सीमा शुल्क और व्यापार प्रक्रियाओं के सामंजस्य में मदद करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत को भी कम करती है। एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, ACT एक्सेलरेटर क्या है? एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर एक तरह का एक संगठन, संस्था है कह सकते हैं, को अप्रैल 2020 में WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक, फ्रांस के राष्ट्रपति, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष और बिल एंड मिलिंडा गेट फाउंडेशन
द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। यह सरकारों, वैज्ञानिकों, व्यवसायियों, नागरिक समाज और समाज सेवी वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को एक साथ एक मंच पर लाता है। एक इनिशिएटिव है, इसका नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। इसके प्रतिभागियों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सेपी, फाउंडेशन फॉर इनोवेटिव न्यू डायग्नोस्टिक्स, गावी, द ग्लोबल फंड, यूनाइटेड वेलकम ट्रस्ट जो कि लंदन में स्थित है, WHO और विश्व बैंक भी शामिल हैं। तो इसके प्रतिभागियों में, इस इनिशिएटिव में ये संगठन जो है शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य महामारी को समाप्त करना, विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जो कि पूरी तरह से ठप हो चुकी थी उनको पूर्ण रूप से बहाल करना और कोविड-19 रोग के उच्च स्तरीय नियंत्रण की सुविधा प्रदान करना है। एसीटी एक्सेलरेटर के कार्यों को 4 स्तंभों में व्यवस्थित किया जाता है। वो 4 स्तंभ क्या हैं? निदान, उपचार, टीका और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। प्रत्येक स्तंभ, ये चारों स्तंभ है, ध्यान रखिएगा, निदान, उपचार, टीका और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। प्रत्येक स्तंभ समग्र प्रयास के लिए महत्वपूर्ण है और इसमें नवाचार और सहयोग शामिल है। जॉइंट लॉजिस्टिक नोड, ये क्या है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भारत के हैं जनरल बिपिन रावत, उन्होंने हाल ही में मुंबई में तीनों सेनाओं के लिए ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? मुंबई में। इसे तीनों सेनाओं के कामकाज में अधिक से अधिक एकीकरण लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। ज्वाइंट लॉजिस्टिक नोड छोटे हथियारों, गोला बारूद, राशन, ईंधन, जनरल स्टोर, सिविल ट्रांसपोर्ट, पुर्जों और इंजीनियरिंग कार्यों में सहयोग के लिए तीनों सेनाओं को एकीकृत लॉजिस्टिक कवर प्रदान करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण है। मुंबई में इसकी स्थापना, इसका उद्घाटन जो है किया गया है। मौद्रिक नीति समिति हाल ही में चर्चा में रही। क्यों चर्चा में रही? तो भारत सरकार ने आगामी 5 वर्षों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI की मौद्रिक नीति समिति के लिए ±2% अंक के सहिष्णुता बैंड के साथ 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बनाए रखने का निर्णय लिया है। कल ही हमने जिक्र भी किया था। तो मुद्रास्फीति का लक्ष्य कितना रखा गया है? 4-2 अर्थात 2% से 4+2 अर्थात 6% के परास में। RBI की मौद्रिक नीति समिति भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत स्थापित एक वैधानिक एवं संस्थागत निकाय है। यह आर्थिक विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुद्रा स्थिरता को बनाए रखने हेतु कार्य करती है। तमाम मुद्रा जनित निर्णय भी लेती है। रिजर्व बैंक का गवर्नर जो होता है, इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। अक्सर आता है कि मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो बहुत लोग वित्त मंत्री को लगाकर चले आते हैं और ऑप्शन में आता भी है, लेकिन ये रिजर्व बैंक का गवर्नर इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा। MPC अर्थात मौद्रिक नीति समिति जो है, मुद्रास्फीति दर के 4% के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ब्याज दर, रेपो रेट के निर्धारण का कार्य करती है। वर्ष 2014 में तत्कालीन डिप्टी गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता वाली रिजर्व बैंक की समिति ने मौद्रिक नीति की स्थापना की सिफारिश की थी। उसके बाद ही इसकी स्थापना की गई थी। विश्व आर्थिक मंच क्या है? कल हमने आपको इसका एक परिचय दिया था। इसके द्वारा प्रमुख रिपोर्ट कौन कौन सी प्रकाशित की जाती है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आज इसको फिर से शामिल किया। विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में एक NGO के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह एक स्वतंत्र, क्लोलोग्नी नाम है उस जगह का जहाँ पे ये स्थित है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है। क्लास और श्वाब 2 उद्योगपति थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। फोरम अपने सभी प्रयासों में शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए जनहित में वैश्विक उद्यमिता का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। प्रत्येक वर्ष इसका शीतकालीन जो सम्मेलन होता है बहुत महत्वपूर्ण है। शीतकालीन सम्मेलन ये दावोस में प्रत्येक वर्ष आयोजित होता है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी रिपोर्ट, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो अभी हाल ही में प्रकाशित हुई है, जिसमें भारत की रैंक घटकर 140 हो गई है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट, यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है जो WEF के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तापी पाइपलाइन 1814, आपको पता है तापी पाइपलाइन जो कि
जिसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, ये 4 देश शामिल हैं। इसको ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक दृष्टि से, भारत की ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से। तापी पाइपलाइन 1814 किलोमीटर की प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है जो तुर्कमेनिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए भारत तक पहुंचती है। इसे पीस पाइपलाइन परियोजना भी कहा जाता है। इसके बारे में जानिएगा, पीस पाइपलाइन भी इसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गैस, पीस पाइपलाइन क्यों, भारत पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के बीच जो है शांति की ही कमी है, तो ये पाइपलाइन का नाम पीस पाइपलाइन दिया गया है कि चलो इसी बहाने कुछ पाइपलाइन को ही शांति का नाम, जहाँ पर अशांति होती है वहीं पे शांति जैसा कुछ नाम दिया जाता है, तो पीस पाइपलाइन परियोजना भी कहा जाता है। इस ढंग से आपको याद रहेगा, आपको याद कराने के लिए मैं ये बोल रहा हूँ। इसका उद्देश्य तुर्कमेनिस्तान के गैस आपूर्ति एवं भंडार का मुद्रीकरण करना तथा पड़ोसी देशों में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना और ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करना है। इस परियोजना को तापी पाइपलाइन कंपनी द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो 4 अलग अलग राज्यों के स्वामित्व वाली गैसों कंपनियों, जैसे तुर्कमेंगज है, ये तुर्कमेनिस्तान का है, अफगान गैस अफगानिस्तान का, अंतर्राज्यीय गैस सेवा पाकिस्तान का, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा इंडियन ऑयल जो कंपनी है भारत की, तो इन कंपनियों के द्वारा मिलकर किया गया है। पाइपलाइन के विकास के लिए 4 देशों ने दिसंबर 2010 में अंतर सरकारी समझौते और गैस पाइपलाइन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर कब हुए थे? 2010 में। ये पाइपलाइन इस तरीके से आप देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान के गलकिनिश से निकलते हुए ये पाकिस्तान से, अब देखिए, अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान में आते हुए मुल्तान होते हुए फजिल्का जो है भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास, फजिल्का तक ये आती है ये पाइपलाइन।